नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने बताया कि केरल में मानसून समय से पहले पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश केंद्रित छवि को बदलने का समय आ गया है। केरल ने अपने तट के करीब कंटेनर जहाज के पलटने के बाद आपातकाल की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र आसियान के साथ रणनीतिक व्यापार के लिए सेतु और प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है। भारत डब्ल्यूएचओ ने पारंपरिक चिकित्सा पर एक ऐतिहासिक समझौते के माध्यम से आयुष को विश्व स्तर पर मुख्यधारा में लाने के लिए भागीदारी की। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आइए भारत की इस आर्थिक उपलब्धि के मुख्य कारक भी जान लेते हैं। अगर संरचनात्मक कारक देखें तो पहली है शहरीकरण और लोगों की बढ़ती आकांक्षाएं। इनके कारण प्रति व्यक्ति आय और जीवन शैली से संबंधित दैनिक उपभोग में वृद्धि हो रही है। दूसरा है जनसांख्यिकीय लाभांश। भारतीयों की वर्तमान औसत आयु लगभग 29 वर्ष है। तीसरा है घरेलू मांग में वृद्धि। निजी उपभोग भारत की जीडीपी में लगभग 70% का योगदान देता है आदि। फिर अगर नीतिगत कारक की बात करें तो इसमें सबसे पहले है कराधान और व्यापार से संबंधित सुधार, जैसे वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती आदि। फिर है अवसंरचना निर्माण पर बल देना, जैसे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, पीएम गति शक्ति आदि। तीसरा है आत्मनिर्भर भारत, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना आदि जैसी प्रमुख नीतिगत पहले। वहीं अब अगर तकनीकी कारक देखें तो पहला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे यूपीआई, जैम ट्रिनिटी आदि, तथा भारतीय आईटी सॉफ्टवेयर निर्यात और परामर्श सेवाओं के लिए मजबूत वैश्विक मांग आदि को शामिल किया गया है। फिर है बाह्य और वैश्विक कारकों में एफडीआई अंतर्वाह में वृद्धि तथा चाइना प्लस वन और सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जैसी रणनीतियों के जरिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्संतुलन आदि शामिल है। आइए अब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य की संभावनाएं भी जान लेते हैं। भारत अगले 2.5 से 3 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जिसके लिए ये प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं। इसमें पहला है एनर्जी ट्रांजिशन। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में तीव्र वृद्धि, 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए जैसे वैश्विक मंचों पर भारत की नेतृत्वकारी भूमिका इसे हरित विकास के अग्रणी देश के रूप में स्थापित करती है। और आखिरी है विनियामकीय स्थिरता। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, जैसे बैंक पुनर्पूंजीकरण और आरबीआई जैसे मजबूत विनियामक संस्थान की मौजूदगी भारत की समग्र आर्थिक स्थिरता को मजबूती प्रदान करती है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने बताया कि केरल में मानसून समय से पहले पहुंच गया है। आईएमडी ने बताया कि इस वर्ष केरल में मानसून का आगमन सामान्य तिथि से 8 दिन पहले ही हो गया है। सामान्य रूप से हर साल दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून के आसपास केरल में पहुंचता है। इससे पहले मानसून का इतना पहले आगमन वर्ष 2009 में हुआ था। आइए मानसून के शीघ्र आगमन के लिए जिम्मेदार कारक जान लेते हैं। पहला है मेडन जूलियन ऑसिलेशन यानी एमजेओ। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायुमंडलीय और महासागरीय प्रक्रियाओं की एक संयुक्त परिघटना है। यह बादल और पवनों के पैटर्न को मजबूती प्रदान करती है, जिससे समय से पहले वर्षा हेतु अनुकूल दशाएं निर्मित होती हैं। दूसरा है मस्कारेने हाई। दक्षिणी हिंद महासागर में मस्कारेने द्वीप समूह के निकट उच्च दबाव वाली प्रणाली भारत की ओर मानसून के प्रवाह को तेजी प्रदान करती है। अगला है संवहन यानी कन्वेक्शन। वायुमंडल में ऊष्मा और नमी के ऊर्ध्वाधर प्रवाह में वृद्धि के कारण संवहन गतिविधियां तेज होती हैं, जिससे अधिक वर्षा होती है। चौथा है सोमाली जेट। यह मॉरिशस और उत्तरी मेडागास्कर के पास उत्पन्न होने वाली एक निम्न स्तरीय क्रॉस इक्वेटोरियल पवन प्रवाह है। यह अरब सागर के ऊपर मॉनसूनी पवनों को मजबूती प्रदान करती है। पांचवा है ताप जनित निम्न दाब यानी हीट लो। अरब सागर के आसपास महाद्वीप पर ताप जनित प्रबल निम्न दाब यानी दाब के विचलन का सामान्य से कम होने के कारण एक उथला यानी धरातल के नजदीक निम्न दाब वाला क्षेत्र निर्मित हो जाता है।
यह क्षेत्र एक सक्शन डिवाइस के रूप में कार्य करता है तथा मॉनसून गर्त के साथ साथ आर्द्र पवनों को अपनी ओर खींचता है और भारत में वर्षा की मात्रा को बढ़ाता है। अगला है मॉनसून गर्त यानी मॉनसून ट्रो। यह एक पट्टी के रूप में मौजूद निम्न दाब वाला क्षेत्र है जो ताप जनित निम्न दाब के क्षेत्र से लेकर उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसके दक्षिण की ओर खिसकने से पूरे भारत में सक्रिय मॉनसून की स्थिति बनती है। चलिए अब आईएमडी के दिशा निर्देशों के अनुसार मॉनसून के समय से पहले आगमन की घोषणा करने के लिए आवश्यक मानदंड भी जान लेते हैं। इसके तहत वर्षा को देखें तो अगर 14 सूचीबद्ध स्टेशनों में से 60% यानी मिनिकॉय, अमीनी, तिरुवनंतपुरम आदि जैसे स्टेशनों में लगातार 2 दिनों तक 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है, वहीं पवन क्षेत्र को देखें तो पछुआ पवनों का लंबवत विस्तार 600 हेक्टोपास्कल तक और क्षेत्रीय वायु गति 15 से 20 नॉट की सीमा में 925 हेक्टोपास्कल पर बनी रहनी चाहिए। पछुआ पवनें उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 30 से 60 डिग्री अक्षांशों पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। आखिर में अगर आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन यानी OLR को देखें तो उपग्रह आधारित OLR मान 200 वॉट प्रति वर्ग मीटर से नीचे होना चाहिए। OLR वह माप है जो पृथ्वी की सतह, महासागरों और वायुमंडल से अंतरिक्ष में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश केंद्रित छवि को बदलने का समय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को और अधिक लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करना चाहिए, जैसा कि देश की हाई कोर्ट्स समितियों और प्रशासनिक निकायों के माध्यम से करते हैं। केस लो राजस्थान राज्य बनाम प्रकाश चंद्र वाद के निर्णय के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI का कद या ओहदा भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च रैंक के अधिकारी का होता है। एक न्यायाधीश के रूप में CJI का ओहदा प्राइमस इंटर पैरेस यानी बराबरी वालों में प्रथम अर्थात फर्स्ट अमंग इक्वल्स जैसा होता है। अपने अन्य कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के दौरान CJI की स्थिति सुई जेनेरिस की तरह होती है, अर्थात CJI की स्थिति अपने आप में विशिष्ट और अद्वितीय मानी जाती है। आइए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास अनुपातहीन या असमान शक्ति को भी जान लेते हैं। इसमें पहला है मास्टर ऑफ द रोस्टर। केस लो शांति भूषण बनाम भारत का सुप्रीम कोर्ट 2018 वाद के अनुसार CJI के पास पीठ का गठन करने और मामलों को आवंटित करने का विशेषाधिकार होता है, जो न्यायिक निर्णयों की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। फिर है संविधान पीठ की नियुक्ति। CJI अक्सर संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस से जुड़े मामलों में स्वयं को शामिल करता है। इस प्रकार वह प्रमुख निर्णयों को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए संविधान पीठों के मामलों में मुख्य न्यायाधीश यानी CJI का निर्णय आमतौर पर बहुमत के साथ होता है। आपको बता दें कि 1950 से अब तक केवल 13 बार ऐसा हुआ है कि किसी CJI ने संविधान पीठ के मामलों में असहमति जताई है। तीसरा है केस लिस्टिंग पर नियंत्रण। CJI के पास अप्रत्यक्ष रूप से पीठ के गठन को रोकने की शक्ति होती है, जिससे किसी मामले की सुनवाई अनिश्चित काल तक टाली जा सकती है। यह विवादास्पद मामलों में निर्णय को लंबे समय तक टालने का माध्यम बन सकता है, जिससे समय पर न्याय मिलने का असर पड़ता है। कोर्ट और रजिस्ट्री की कार्यप्रणाली निर्धारित करने की प्रशासनिक शक्ति विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होती है। आइए खबर को समाप्त करने से पहले सुप्रीम कोर्ट को लोकतांत्रिक बनाने के लिए उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। इसमें पहला है न्यायाधीशों के रोस्टर को सार्वजनिक करना। वर्ष 2018 में केस आवंटन को लेकर उठी चिंताओं के बाद तत्कालीन CJI ने न्यायाधीशों के रोस्टर को सार्वजनिक किया और विषय आधारित रोस्टर प्रणाली की शुरुआत की। फिर है 2019 में CJI को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया। सुभाष चंद्र अग्रवाल वाद के तहत 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने RTI अधिनियम के तहत CJI के कार्यकाल को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया। तीसरा है न्यायाधीशों की संपत्ति को सार्वजनिक करना। सुप्रीम कोर्ट में अपनी वेबसाइट पर न्यायाधीशों की संपत्ति को सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दिया है। और आखिरी है न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता 2025। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया, जिससे जन जागरूकता को बढ़ावा मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केरल ने अपने तट के करीब कंटेनर जहाज के पलटने के बाद आपातकाल की घोषणा की।
भारतीय तटरक्षक बल ने केरल तट पर संभावित पारिस्थितिकीय संकट को लेकर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि लाइबेरियाई जहाज से तेल का रिसाव हो रहा है और उसमें कैल्शियम कार्बाइड जैसे खतरनाक रसायन मौजूद है। कैल्शियम कार्बाइड एक विषैला रसायन है जो समुद्री जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करके अत्यधिक ज्वलनशील एसिटिलीन गैस बनाता है। आइए तेल रिसाव यानी ऑयल स्पिल क्या है ये जान लेते हैं। इसकी परिभाषा को देखें तो तेल रिसाव वह स्थिति है जब मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप तरल पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन समुद्री या अन्य प्राकृतिक परिवेश में फैल जाते हैं। वहीं इसके स्रोत टैंकर, अपतटीय प्लेटफॉर्म्स, ड्रिलिंग रिग या तेल कुएं आदि से कच्चे तेल, डीजल, पेट्रोलियम का रिसाव होना आदि है। अब अगर बात करें इसके प्रभाव की तो तेल से शैवाल विषाक्त हो जाते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला बाधित होती है और झींगा या क्रस्टेशियन की संख्या कम हो जाती है। मत्स्य पालन पर आश्रित घरों की आजीविका खतरे में पड़ जाती है। इसके अलावा व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियां प्रदूषण के कारण खाने योग्य नहीं रह जाती। मछली के लार्वा और समुद्री सतह के निकट तैरने वाले जीव प्रभावित होते हैं। साथ ही टार के कण समुद्र के तल पर बसे जीवों जैसे सीप और शंख आदि को नुकसान पहुंचाते हैं। आइए अब तेल रिसाव की सफाई के लिए प्रमुख तकनीकें भी जान लेते हैं। पहली तकनीक है बायो रेमेडिएशन। इसमें द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI द्वारा विकसित दो प्रमुख विधियां ऑयल जेपर और ऑयल लिवोरस एस शामिल हैं। इसके तहत हानिकारक हाइड्रोकार्बन को हानि रहित कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलने के लिए बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। अगला है सोरबेट्स। इसका प्रमुख उदाहरण मिल्कवीड पौधे के रेशे हैं, जो आमतौर पर राजस्थान में पाए जाते हैं। इस पौधे का इस्तेमाल सोरबेंट सामग्री के रूप में किया जाता है। इसके अलावा ऑयल बूम को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वह तेल को एक जगह से घेर सके और उसे फैलने से रोक सके। ये दिखने में लंबी तैरती हुई बाड़ जैसी होती है, जिनका स्कर्ट या पानी में तैरने वाली दीवार पानी के अंदर लटकती है। और अगला है स्कीमर्स। ये ऐसी मशीनें होती हैं जो पानी की सतह से तेल को खुरच-कर हटाती हैं। वे पहले तेल को एक जगह केंद्रित करती हैं और बाद में उसे कुशलता से स्किम यानी हटा देती है। आइए अब तेल रिसाव पर प्रमुख फ्रेमवर्क यानी समुद्री तेल प्रदूषण नियंत्रण के लिए विनियामकीय व्यवस्था को समझते हैं। भारत में प्रमुख रूप से मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 लागू है, जो जहाजरानी को नियंत्रित करता है और इसमें प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रावधान भी शामिल है। इसके अलावा भारत समग्र समुद्री प्रशासन के लिए मारपोल कन्वेंशन को भी अपनाता है, ताकि सभी समुद्री गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन हो सके। भारत ने राष्ट्रीय तेल रिसाव आपात आकस्मिक योजना 1996 भी लागू की है। भारतीय तटरक्षक बल एक नोडल एजेंसी के रूप में भारत की समुद्री क्षेत्रों में तेल रिसाव से जुड़ी प्रतिक्रिया का समन्वय करता है। इसके अलावा विश्व स्तर पर मारपोल कन्वेंशन 1973 सबसे प्रमुख व्यवस्था है, जो जहाजों से समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसमें तेल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विशेष दिशा निर्देश शामिल है। इसके अतिरिक्त बंकर कन्वेंशन 2001 भी लागू किया गया है, जो जहाजों के ईंधन यानी बंकर से होने वाले तेल प्रदूषण को संबोधित करता है। यह कन्वेंशन जहाज मालिकों की जिम्मेदारी तय करता है और प्रदूषण से नुकसान होने पर मुआवजा देने की आवश्यकता सुनिश्चित करता है तथा अनिवार्य बीमा कवरेज को आवश्यक बनाता है। इन सभी व्यवस्थाओं का उद्देश्य समुद्री पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र आसियान के साथ रणनीतिक व्यापार के लिए सेतु और प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की रणनीतिक अवस्थिति के महत्व को रेखांकित करते हुए इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक नीतिगत रूपरेखा के रूप में ईस्ट विजन प्रस्तुत किया है। आपको बता दें कि यहाँ ईस्ट से आशय एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्म है। आइए अब पूर्वोत्तर भारत के रणनीतिक महत्व को भी समझ लेते हैं। पहला है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक गेटवे के रूप में काम करता है। उदाहरण के लिए भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी प्रमुख परियोजनाएं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ा रही हैं। अगला है आर्थिक एकीकरण। अरुणाचल प्रदेश में सैला सुरंग और असम में नया सेमीकंडक्टर प्लांट जैसी स्थानीय अवसंरचनात्मक परियोजनाएं तेजी से विकसित हो रही हैं। इन पहलों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत आसियान व्यापार को अगले दशक में वर्तमान $125 बिलियन से बढ़ाकर $200 बिलियन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फिर है सुरक्षा।
पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की सीमा चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान से लगती है, जो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का फ्रंटलाइन क्षेत्र बनाता है। उदाहरण के लिए सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर अन्य को देखें तो प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को अष्ट लक्ष्मी यानी देवी लक्ष्मी के 8 रूप कहा है। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र को जैव अर्थव्यवस्था, बांस, चाय उत्पादन, पेट्रोलियम, खेल और इको पर्यटन जैसे कुछ क्षेत्रों के लिए एक उभरता हुआ केंद्र भी कहा है। आइए अब पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रमुख क्षेत्रीय पहल को भी समझ लेते हैं। इसमें पहला है बिम्स्टेक। 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत स्थापित यह संगठन पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड जैसे पड़ोसी देशों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है। फिर है मैकांग गंगा सहयोग MGC। इसे वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। यह पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा आदि के क्षेत्र में सहयोग के लिए 6 देशों भारत, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम की एक पहल है। और आखिरी है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल यानी BBIN मोटर वाहन समझौता। इस समझौते पर 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह पूर्वोत्तर भारत समेत क्षेत्र में निर्बाध सीमा पार परिवहन और मजबूत क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास को बढ़ावा देता है। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। भारत WHO ने पारंपरिक चिकित्सा पर एक ऐतिहासिक समझौते के माध्यम से आयुष को विश्व स्तर पर मुख्यधारा में लाने के लिए भागीदारी की। यह समझौता इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन ICHI के तहत एक समर्पित पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल की शुरुआत का प्रतीक है। ICHI के तहत यह नया पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध प्रणालियों को वैश्विक मान्यता प्रदान करता है। साथ ही यह मॉड्यूल इनसे जुड़ी चिकित्सा पद्धतियों जैसे पंचकर्म और योग को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक शब्दावलियों में मानकीकृत करता है। आइए अब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन यानी ICHI के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसकी परिभाषा को देखें तो ICHI एक सामान्य साधन है जिसका उपयोग चिकित्सकीय विश्लेषण एवं आंकड़ों के अध्ययन के लिए स्वास्थ्य से जुड़े उपायों की रिपोर्टिंग और मूल्यांकन में किया जाता है। यह WHO के ICD-11 का पूरक है। वहीं हेल्थ इंटरवेंशन को देखें तो यह किसी व्यक्ति या आबादी समूह के लिए उसके साथ या उसकी ओर से किया गया एक ऐसा कार्य होता है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य, कामकाज या स्वास्थ्य स्थितियों का आकलन करना, उसमें सुधार एवं उसका रखरखाव, प्रचार आदि करना है। अब बात करें विकास की तो इसका विकास विश्व स्वास्थ्य संगठन और WHO फैमिली ऑफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन WHOFIC द्वारा किया गया है। ICHI में स्वास्थ्य प्रणाली के सभी क्षेत्रकों में सक्रिय देखभाल, सेवा, मानसिक स्वास्थ्य, प्राथमिक देखभाल, पुनर्वास, रोकथाम, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा आदि शामिल है। ICHI के तहत समर्पित पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल से कई लाभ प्राप्त होते हैं। चलिए इन्हें जान लेते हैं। आयुष सेवाओं के लिए पारदर्शी बिलिंग और उचित मूल्य निर्धारित होगा। स्वास्थ्य बीमा कवरेज में आयुष उपचारों का सुचारू एकीकरण, बेहतर अस्पताल प्रबंधन, नैदानिक दस्तावेजीकरण और स्वास्थ्य अनुसंधान में सहायक तथा आयुष चिकित्सा पद्धति तक अधिक वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करना। आइए अब ये जानते हैं कि ICD-11 यानी रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण का 11वां संशोधन क्या है। ICD-11 एक वैश्विक मानक प्रणाली है जिसका उद्देश्य मृत्यु और बीमारी से संबंधित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से दर्ज करने, रिपोर्ट करने, विश्लेषित करने, व्याख्या करने और देशों के बीच उनकी तुलना करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और देशों को अपने प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दों की पहचान एक अद्यतन और चिकित्सकीय रूप से सटीक वर्गीकरण प्रणाली के माध्यम से करने में सहायता प्रदान करना है। इसके अंगीकरण के लिए समय सीमा को देखें तो ICD-11 को 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 2019 में अपनाया गया था और 1 जनवरी 2022 से यह प्रभावी हुआ था। आपको इसके मुख्य आंकड़े बताएं तो इसमें 17,000 नैदानिक श्रेणियां तथा 1 लाख से अधिक चिकित्सा नैदानिक सूचकांक शब्दावलियां और पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक ICD और पूर्ण डिजिटल पहुंच और एकीकरण शामिल है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा को देखें तो पारंपरिक चिकित्सा वर्गीकरण के लिए आयुष मंत्रालय और WHO के सहयोग से TM2 मॉड्यूल का एकीकरण किया जाता है। वहीं अगर इसकी कवर की गई प्रणालियां देखें तो पहला है आयुर्वेद में भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां, सिद्ध में पारंपरिक तमिल चिकित्सा पद्धति तथा यूनानी में ग्रीको अरबी चिकित्सा प्रणालियों को शामिल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ।
आज हम बात करेंगे करतार सिंह सराभा जी के बारे में। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह सराभा को 24 मई को उनकी जयंती पर देश ने याद किया। करतार सिंह सराभा के बारे में बात करें तो उनका जन्म पंजाब के लुधियाना के सराभा गांव में हुआ था। वे एक अग्रणी भारतीय क्रांतिकारी थे। वहीं इनके प्रमुख योगदान देखिए तो उन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में ही गदर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। वे इसके सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के ओरेगन में ब्रिटिश शासन को खत्म करने के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने गदर न्यूज़पेपर का पंजाबी संस्करण निकाला। भारत लौटने के बाद उन्होंने भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए संगठित करने पर ध्यान केंद्रित किया और लुधियाना में एक छोटे स्तर की हथियार निर्माण इकाई शुरू की। उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में राजद्रोह का आरोपी बनाकर 1915 में विष्णु गणेश पिंगले के साथ फांसी दे दी गई। हम इनसे बहादुरी, साहस, सक्रियता, प्रतिबद्धता आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। नीति आयोग एक सरकारी सलाहकार निकाय या थिंक टैंक है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। यह कोई संवैधानिक या वैधानिक संस्था नहीं है। ONGC ने मुंबई अपतटीय बेसिन में तेल व गैस की आशाजनक खोज की है। इन खोजों का नाम सूर्यमणि और वज्रमणि रखा गया है, जो OALP व्यवस्था के तहत आवंटित ब्लॉकों में की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मोरिंगा में भरपूर पोषण और आर्थिक संभावनाएं होने के बावजूद तमिलनाडु के किसान अब तक इसकी व्यावसायिक क्षमताओं का समुचित दोहन नहीं कर सके हैं। अमेरिका और जापान के शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया है कि बिल्लियों के अनोखे नारंगी रंग के फर के पीछे ARHGAP36 नामक जीन जिम्मेदार है। चीन के वैज्ञानिकों ने कथित तौर पर एक रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन का प्रशिक्षण किया है, जो वाहनों को ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक यानी हाइपरसोनिक गति से संचालित करने में सक्षम है। IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने एक सेमी ट्रांसपेरेंट पेरोव्स्काइट सोलर सेल यानी PSC विकसित किया है। यह पारंपरिक सोलर सेल्स की तुलना में 25 से 30% अधिक दक्षता प्रदान कर सकता है और लागत को लगभग आधा कर सकता है। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय देश भर में प्रतिभा पहचान अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है। इसके तहत कोई भी नागरिक किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन का वीडियो NSRS पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। प्रधानमंत्री ने दर्शन करने के उद्देश्य से राजस्थान स्थित करणी माता मंदिर की यात्रा की। आपको बता दें कि यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। यह करणी माता को समर्पित है, जिन्हें मां दुर्गा का अवतार माना जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।